हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जनवरी में घटित हुई घटनाएं और 7 फरवरी को तक जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में जो प्रश्न बनते हैं उनको पूरा अच्छी तरीके से बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण दिवस जैसे कि रिपब्लिक डे, कैंसर डे और शहीद दिवस, इन सब के बारे में बताया गया है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाल की हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रभावित हुई थी? तो इसमें जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन है मंदाकिनी, दूसरा धौली गंगा, तीसरा अलकनंदा, तीसरा पिंडर। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा धौली गंगा। आइए देखते हैं इसके व्याख्या क्या है, कैसे इसका ये आंसर आया है। इसमें इसकी व्याख्या है, उत्तराखंड में 7 फरवरी को हिमस्खलन और बाढ़ की घटना घटी। इस घटना से चमोली जिले का तपोवन, जिसे जोशीमठ भी कहते हैं, क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। तपोवन क्षेत्र के पास ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना के निकट बर्फीली चट्टानें खिसकने से धौली गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा और इससे आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई। ये घटना बहुत ही भयानक थी। इसमें कई पुल जैसे पत्ते की तरह बह गए, इतनी भयानक ये है, इसमें बाढ़ आई और बहुत से मजदूर मर गए। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य यूनियन टेरेटरी यूटी में देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना लगाई जा रही है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है कर्नाटक, जिसे कर्नाटक कहते हैं, लद्दाख, केरला। इसका आंसर क्या होगा, व्याख्या क्या है, आइए देखते हैं। देश की पहली भूतापीय परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में, कहाँ पे? पूगा गांव में लगाई जा रही है। तो यहाँ ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये जो भूतापीय बिजली परियोजना लद्दाख के किस गांव में लगाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा पूगा गांव में लगाई जाएगी। वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भूतापीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में की है। भूतापीय ऊर्जा जैसे ज्वालामुखी से जो ऊर्जा निकलती है, उसी से जो प्राप्त होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पहचान देश में भूतापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में की है। प्रयोगी परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लद्दाख। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 साल पूरे किए जाने पर हीरक जयंती मनाई है? पहला ऑप्शन है पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय। तो इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा। गुजरात हाई कोर्ट इसका आंसर होगा, गुजरात हाई कोर्ट, जो कि सी ऑप्शन है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। गुजरात हाई कोर्ट ने 1 मई 2020 को अपनी स्थापना के 60 साल पूरे किए थे। प्रधानमंत्री हीरक जयंती समारोह के एक कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के ज़्यादा फैलाव से समारोह रद्द कर दिया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में उस समय बॉम्बे राज्य में से गुजरात राज्य का गठन किए जाने पर की गई थी। पहले वह अहमदाबाद के निकट नारोल में स्थापित की गई थी, बाद में अहमदाबाद में इनकम टैक्स सर्किल के निकट स्थानांतरित हुई थी। अब 1998 से गुजरात उच्च न्यायालय 16 स्थित बड़े कैंपस में कार्यरत है। जो पटना उच्च न्यायालय है, इसका खंडपीठ, ये उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। सारे न्यायिक कार्य लखनऊ में ही होते हैं। कुछ जो जैसे मुकदमे वगैरह हैं वहाँ पे लखनऊ में ही चलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान सांस SAAS की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन एनीमिया, दूसरा है दस्त, जिसे डायरिया कहते हैं, इसकी स्पेलिंग एग्जाम में आती है लिखने के लिए, DIARRHEA। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है निमोनिया, इसकी भी स्पेलिंग PNEUMONIA होती है। और तीसरा है, चौथा है पीलिया। इसका आंसर क्या होगा, आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के कारण
शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए सांस की शुरुआत अभियान शुरू की गई है। सांस का पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो इसका आपको जो शॉर्ट फुल फॉर्म है इसको भी याद में रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सांस का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निमोनिया, जो कि सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस ने राष्ट्र विरोधी एक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण 3 देशों के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। ये देश हैं, पहला ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन और स्वीडन, दूसरा है जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस, तीसरा जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन, चौथा है ब्रिटेन, पोलैंड और स्वीडन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका व्याख्या क्या होगी। इसमें जो जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन है, जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन के राजनयिकों ने एलेक्सी नवेली की रिहाई की मांग के लिए आयोजित प्रदर्शनों में भाग लिया था। एलेक्सी नवेली कौन है? एलेक्सी नवेलनी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। दुनिया भर के नेताओं ने नवेलनी को मॉस्को की एक अदालत में सुनाई गई सजा की निंदा करते हुए उसकी रिहाई की मांग की है। इन प्रतिनिधियों ने कथित रूप से उन सार्वजनिक प्रदर्शनों में भाग लिया था जिनके कारण रूस में पिछले 2 सप्ताह के दौरान हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में संपन्न हुए एशिया के सबसे बड़े इस हवाई शो एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आने लगे हैं। ये पहले प्रश्न जो IAS लेवल का एग्ज़ाम होता था उसमें आते थे, लेकिन अब जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ऐसे प्रश्न आने लगे हैं। तो आइए पहले तो ऑप्शन है इसका जो पहला वो कथन है वो है यह एरो इंडिया हवाई शो का 13वां संस्करण था। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। इस हवाई शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन 3 से 5 फरवरी तक बेंगलुरु में किया गया था। यह एरो इंडिया हवाई शो का 13वां संस्करण था। ये तो पहला ऑप्शन सही हो गया। एशिया के सबसे बड़े इस हवाई शो का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 13वां संस्करण सही था और ये इसका उद्घाटन कहाँ पे? बेंगलुरु। तो इसका जो एक ऑप्शन है पहला वही सही है, केवल 1। यह एरो इंडिया हवाई शो का 13वां संस्करण था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन से मिलान सुमेलित है? पहला कथन है नीति रेपो दर 5.5%, दूसरा है रिवर्स रेपो दर 4.35%, बैंक दर 4.25%, CRR 3%। पहला ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4, 1, 3 और 4 और लास्ट है सभी या फिर 1, 2, 3, 4। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI भी कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है? शक्तिदास कांत की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 3 से 5 फरवरी को मुंबई में हुई थी। यह चालू वित्त वर्ष 2020-21 की छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में समिति ने नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है। मतलब जो पहले थी वही चालू रहेंगी। तो नीति रेपो दर 4% थी, तो इसमें बढ़ाया गया, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर इसमें दिया नहीं है, दिया है 3.35 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है सीमांत सुविधा दर MCF 4.25, इसका ऑप्शन ही नहीं है। और इसका जो अगला बैंक दर है 4.25, तो ये सही हो जाएगा सी वाला। नगद अनुपात CRR 3%, तो ये 3%। तो ये जो 3 और 4 ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
जो बैंक दर है वो 4.25 है और CRR है वो 3% है। तो जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द इकोनॉमिस्ट, ऐसे प्रश्न आते हैं जो रैंकिंग वाले होते हैं, ढेर सारी रैंकिंग निकलती हैं, ढेर सारे संस्थान होते हैं वो रैंकिंग निकालते हैं अलग अलग देशों की, तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है। तो इसका प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? पहला ऑप्शन है 53वां, 56वां, 72वां, 101वां। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत 2020 के लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 53वें स्थान पे है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यह सूचकांक कौन जारी किया है इसको। यह सूचकांक रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम की कंपनी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने 4 फरवरी को जारी की थी। EIU के इस सूचकांक में नॉर्वे को कौन सा शीर्ष पे रहा? तो नॉर्वे को शीर्ष पे रखा गया। इसके बाद इसमें आइसलैंड दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर स्वीडन, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पर कनाडा का स्थान है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 53वां स्थान है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2021 में किस भारतीय संगीतज्ञ का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? पंडित भीमसेन जोशी, हरिप्रसाद चौरसिया, MS सुब्बलक्ष्मी, जसराज। आपको इसमें आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंडित भीमसेन जोशी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, MS सुब्बलक्ष्मी कौन से वाद्य यंत्र बजाती थी और जसराज, इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान पंडित भीमसेन जोशी के जन्म 4 फरवरी शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गोरखपुर के चौरी चौरा में 4 फरवरी को चौरी चौरा की घटना की स्मृति में शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा घटना ब्रिटिश इंडिया के संयुक्त प्रांत में हुई थी। चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। पहला ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश इंडिया के संयुक्त प्रांत में हुई थी, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। इस घटना में 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी हिंसा कड़ा विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। इसमें तो सी वाला जो 3 वाला है वो सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। और इसमें चौरी चौरा घटना ये जो है संयुक्त प्रांत में हुई थी, ये भी सही है। तो अगला जो है इसमें 4 फरवरी की ये भी सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या थी? पहला ऑप्शन है बी कैन, आई कैन, आई एम एंड आई विल, नॉट बियॉन्ड अस, डिबंक द मिथ्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा आई एम एंड आई विल, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस को एक थीम अभियान के साथ मनाया जाता है। पहले इस दिवस पर हर साल एक नई थीम हुआ करते थे, लेकिन 2016 से हर 3 साल बाद एक ही थीम रखने का फैसला किया गया। वर्ष 2019, 20, 19 से 21 तक की अभियान की थीम मैं हूँ और मैं रहूँगी, आई रहूँगी, आई एम एंड आई विल है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश की सेना ने हाल ही में तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। आइए ऑप्शन क्या है? कतर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल। इसका आंसर है म्यांमार। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। म्यांमार में हाल ही में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। सेना के कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग ह्वाइंग ने तख्ता पलटने के बाद 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी। तख्ता पलट के बाद सेना ने देश की वरिष्ठ नेता आंग सान
सूची राष्ट्रपति यू विन मिंट सहित सत्ताधारी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई अन्य नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रबुद्ध भारत पत्रिका के वार्षिक समारोह को संबोधित किया। इस पत्रिका को शुरू किया था स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, श्री अरबिंदो, सिस्टर निवेदिता। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी को प्रबुद्ध भारत पत्रिका के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित किया। यह एक मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन करते हैं। इसे 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। इन्होंने 9 सितंबर 1893 में शिकागो में अपना पहला भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने पहला ही शब्द अमेरिकी भाइयों बहनों का था, जिससे वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वर्ड जो है गुंजमान हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। कौन सा इसका ऑप्शन है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी। इसका ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा ये देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। मानवता और ग्रह के लिए आर्द्रभूमि के मूल्य पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि को जो है धरती का हृदय स्थल भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितनी राशि के व्यय का बजट पेश किया गया? 26,55,365 करोड़ रुपए, 27,28,019 करोड़ रुपए, 30,07,280 करोड़ रुपए, 34,83,236 करोड़ रुपए। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया है। यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपए से थोड़ा ही अधिक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपए है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपए से कहीं अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 34,83,236 करोड़ रुपए। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सरकार की सर्वाधिक आमदनी वस्तु एवं जीएसटी कर से होती है। सरकार का सर्वाधिक खर्च ब्याज पर होता है। रक्षा बजट कुल बजट का 8% है। इसका ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सरकार की आमदनी जो है ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियाँ 5%, इसका खर्च है ब्याज पर 20% खर्च होता है, प्राप्तियाँ 5%, रक्षा पर 8%, कर से इतर राजस्व पर 6%, वस्तु एवं सेवा से जीएसटी जिसे कहते हैं ग्रोस सर्विस टैक्स 15%, वित्त आयोग और अन्य खर्च ये सरकार का खर्च है। केंद्रीय उत्पाद 8%, करों और शुल्क में राज्यों का 10%, इससे 16%, पेंशन पर 5% खर्च होता है। सीमा शुल्क पर 3% खर्च आमदनी होती है। आयकर पर 14%, निगम कर से 13%, उधार और अन्य देय 36%। इसमें खर्च क्या होता है? केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 13%, अन्य खर्च में 10%। तो इसका आंसर जो है ये पहला गलत हो जाएगा। ब्याज पर खर्च होता है, ब्याज पर 20% दिया है, तो ये 20% सही है। रक्षा बजट कुछ 8% का है, तो इसको भी देख लेते हैं। रक्षा बजट 8 है, तो ये इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। सर्वाधिक आमदनी वस्तु एवं जीएसटी से नहीं होती है, बल्कि होती है इसकी जो उधार और अन्य देय से इसकी
आमदनी होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना देश में स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं, पहला कथन है, देश में स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं के विकास से, रियायती स्वास्थ्य बीमा योजना से, कोविड-19 के स्वदेशी टीके से के विकास से है। पहला ऑप्शन है केवल एक, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका व्याख्या क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 17,788 ग्रामीण और 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे। राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 3,382 ब्लॉक लोक स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किया जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इसमें सारा सही है, क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं है तो ये सारा सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही हैं। सारा ऑप्शन है, इसमें केवल 1 और 2 होना चाहिए सही, लेकिन इसमें दिया नहीं है, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन फिर से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट 2021-22 में मित्रा योजना शुरू किए जाने की बात की गई। मित्रा योजना, यह योजना संबंधित है। पहला ऑप्शन है वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने से देश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से, पेरिस समझौते के तहत पर्यावरण रक्षा के उपायों से। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वस्त्र उद्योग को, इसमें आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग, ए ऑप्शन। इसकी व्याख्या क्या है, आइए देखते हैं। वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इसका जो फुल फॉर्म है मित्रा का, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क नामक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत इसके अंदर 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इसका आंसर जो हो गया वो होगा ए ऑप्शन, वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 71,235 करोड़। दूसरा ऑप्शन है 83,125 करोड़ रुपए। तीसरा ऑप्शन 91,000 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन 1.155 लाख करोड़ रुपए। तो इसमें आंसर हो जाएगा, बजट में रेलवे के लिए 1.155 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है। इसमें से 1.071 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2021-22 में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किस सीमा का प्रस्ताव है? बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा का प्रस्ताव है। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 51% और तीसरा है 74% और लास्ट है 100%। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% का निर्णय किया गया है। तो इसका आंसर 74% हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका FDI फुल फॉर्म होता है, भी याद नहीं आ रहा है मुझे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीटिंग रिट्रीट क्या है जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था? गणतंत्र दिवस का समापन समारोह, दूसरा है राज्यों द्वारा निकाली जाने वाली झांकी, तीसरा है तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो इसमें समापन समारोह यही सही हो जाएगा। तो इसका केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 कि 1 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसमें पहला ऑप्शन गणतंत्र दिवस समारोह का समापन समारोह। आइए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले समारोह मीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। मीटिंग रिट्रीट में सेना, नौसेना,
वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र सीमा बलों के बैंड मधुर संगीत के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न, तो इसमें एक सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत किस देश के साथ वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मना रहा है? इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रांस, तीसरा इजराइल, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी व्याख्या क्या है देखते हैं। भारत और फ्रांस ने पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है, इसमें बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस ने पर्यावरण की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया गया था? राष्ट्रीय किसान कल्याण दिवस, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसका आंसर क्या है आइए देखते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। तो इनकी यही ऑप्शन जो क्वेश्चन में कह रहा था इसी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इनका जो जिनकी मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। तो आपको बताना है कि इनकी कौन सी ये पुण्यतिथि थी। 30 जनवरी 1948 में इनकी नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह 72वां गणतंत्र दिवस था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि थे। ये ऑप्शन सही है। पहली बार बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसका व्याख्या क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। देश में 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कौन सा 72वां? तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। तो ये भी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी। लेकिन ब्रिटेन में कोविड के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उसी समय ये जो है नया स्ट्रेन आया था कोरोना का, तो उसी वजह से रद्द करना पड़ा। पहली बार बांग्लादेश के सशस्त्र सेना बलों की टुकड़ी, सशस्त्र बलों की टुकड़ी दिल्ली के राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। इस टुकड़ी में 122 जवान शामिल थे। तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस विदेशी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे। प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? जापान के। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहा हूँ, संयुक्त राज्य अरब अमीरात के हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये जो है मॉरिशस के हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। इस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान पाने वाली सूची में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामी विद्वान वहीदुद्दीन खान शामिल हैं। जाने माने गायक स्वर्गीय श्री SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से 25 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।